10 नवंबर 2025 की शाम लगभग 6:52 का वक्त रहा होगा। दिल्ली के पुराने शहर का एक हिस्सा जहां रोज की तरह ट्रैफिक अपनी नॉर्मल रफ्तार से चल रहा था। सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था, लेकिन इसी बीच अचानक एक ऐसी तेज आवाज गूंजी जिसने कुछ ही पलों में पूरे इलाके का माहौल बदलकर रख दिया। इसी दौरान रैद फोर्ट के पास नेताजी सुभाष मार्ग पर एक सफेद Hyundai i20 ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकती है। सब कुछ यूजुअल लग रहा था, लेकिन फिर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस गाड़ी के अंदर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। ये धमाका लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बिल्कुल पास होता है। ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां तुरंत आग की लपटों में झुलस गईं और देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 10 से 15 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रेस्क्यू टीम्स और इमरजेंसी सर्विसेज तुरंत साइट पर पहुंच गईं और मदद का काम शुरू किया। जैसे ही प्रारंभिक जांच शुरू हुई, दिल्ली पुलिस ने बताया कि कार धीरे धीरे चल रही थी और रेड लाइट पर रुकते ही उसमें ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद गाड़ी लगभग पूरी तरह जल चुकी थी, जिससे एविडेंसेस इकट्ठा करना काफी मुश्किल हो गया। लेकिन इसके बावजूद फॉरेंसिक टीम्स ने साइट से सैंपल्स कलेक्ट करना शुरू किए और हर छोटी डिटेल को ध्यान से एग्जामिन किया। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान फोरेंसिक एनालिसिस में यह बात सामने आई कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट जैसे हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। इसी फाइंडिंग ने पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल दिया, क्योंकि अब ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान्ड इंसिडेंट लगने लगा। घटना की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इस केस को सीरियस तरीके से लिया और इसे टेरर रिलेटेड एंगल से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। इसी के साथ साथ केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ट्रांसफर कर दिया गया और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई, ताकि जांच को और मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर आगे बढ़ाया जा सके। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, कुछ कनेक्शंस कश्मीर और हरियाणा के फरीदाबाद रीजन तक पहुंचते नजर आए। एजेंसीज ने एक सस्पेक्ट डॉक्टर उमर नबी को आइडेंटिफाई किया, जिसने पॉसिबल सुसाइड ऑपरेटिव के रूप में देखा जा रहा था। इसी बीच फरीदाबाद से एक्सप्लोसिव मटेरियल्स की रिकवरी ने इस शक को और मजबूत कर दिया कि यह एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। साथ ही इन्वेस्टिगेटर्स ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि हमले के लिए एक ऐसी जगह को चुना गया था जो देश की ऐतिहासिक और राष्ट्रीय पहचान से जुड़ी हुई है। रेड फोर्ट सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि हर साल इंडिपेंडेंस डे पर होने वाले राष्ट्रीय समारोह का केंद्र भी था। इसी वजह से इस इंसिडेंट का सिंबॉलिक इम्पैक्ट और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। धीरे धीरे यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट पर आ गईं और कई बड़े शहरों में सर्विलेंस और चेकिंग को और सख्त कर दिया गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस कहानी में कई ऐसी बातें छुपी हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन के कुछ पहलू ऐसे भी हैं जो पहली नजर में सामने नहीं आते, और उन्हें समझने के लिए जरूरी है कि हम इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखें। एक शांत सी शाम, एक ऐतिहासिक जगह और फिर एक ऐसा ब्लास्ट जिसने सिर्फ एक इलाके को नहीं बल्कि पूरे देश को झटका दिया। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए इस कहानी के एक पहलू को अच्छे से डिटेल में और विस्तार में समझेंगे। बस मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। दिल्ली की शामें हमेशा से जिंदा और हलचल भरी रही हैं, खासकर ओल्ड दिल्ली का इलाका, जहां तंग गलियां, पुराने बाजार और ऐतिहासिक इमारतें मिलकर एक जीती जागती तस्वीर बना देते हैं। रेड फोर्ट की ऊंची दीवारें सदियों से इस शहर के बदलते दौर को चुपचाप देखती आई हैं, और जैसी शाम ढलती है यहाँ जिंदगी की रफ्तार और तेज महसूस होने लगती है। इसी माहौल में चांदनी चौक की भीड़ अपनी अलग ही कहानी लिखती रहती है। हर रोज हजारों लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। कहीं स्ट्रीट फूड्स की खुशबू हवा में फैल जाती है, तो कहीं चाय की गर्म भाप उठती दिखती है, और बीच बीच में जामा मस्जिद से आती अजान इस जगह को एक अलग पहचान देती है। सब कुछ मिलकर एक ऐसा सीन बनाता है जो ऊपर से सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से काफी गहरा होता है। और इसी भीड़ के बीच लाल किला अपनी लाल दीवारों के साथ शांत खड़ा हुआ है, एक ऐसी जगह जो इतिहास, राजनीति और देश की पहचान से जुड़ी हुई है। लेकिन 10 नवंबर 2025 की शाम यही आम सा लगने वाला माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। शाम के करीब 7 बजने वाले होते हैं जब नेताजी सुभाष
सुभाष मार्ग पर रोज की तरह ट्रैफिक लगा हुआ था। सिग्नल पर गाड़ियां लाइन में खड़ी थी, हल्की हल्की हॉर्न की आवाजें, लोगों की छोटी बातें, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। पहली नजर में कुछ भी अलग नहीं था, लेकिन इसी नॉर्मल ट्रैफिक के बीच एक सफेद Hyundai i20 धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और फिर जाकर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास रुक जाती है। उस वक्त वहां मौजूद किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। और अचानक एक तेज धमाका होता है, आग की लपटें सीधा ऊपर उठती हैं और कुछ ही सेकंड्स में पूरा एरिया धुएं से भर जाता है। जो जगह कभी तक नॉर्मल आवाजों से भरी हुई थी, वहीं अचानक डर और कंफ्यूजन का सेंटर बन जाती है। सिग्नल पर खड़े लोग घबराकर तुरंत गाड़ियों से बाहर निकलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा। धीरे धीरे सिचुएशन और क्लियर होने लगती है। ब्लास्ट इतना तेज था कि नुकसान सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहता। आसपास खड़ी कई गाड़ियां आग पकड़ लेती हैं, कुछ ऑटो रिक्शा तुरंत जलने लगते हैं। नेताजी सुभाष मार्ग पर देखते ही देखते अफरा तफरी मच जाती है। लोग बिना सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और पूरा ट्रैफिक ऑलमोस्ट रुक जाता है। इसी बीच इमरजेंसी रिस्पांस शुरू होता है। दिल्ली फायर सर्विसेज को लगातार कॉल्स मिलने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में फायर टेंडर्स और रेस्क्यू टीम साइट पर पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचते ही एक तरफ आग बुझाने का काम शुरू होता है और साथ ही लोगों को सेफ जगह पर ले जाने की भी कोशिश चलती है, लेकिन तब तक शुरुआती नुकसान काफी हो चुका होता है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में कम से कम 13 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। इंजर्ड लोगों को तुरंत आसपास के हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता है, जहां उनका इलाज बिना देरी के शुरू होता है। इन्हीं घंटों में लोकनायक हॉस्पिटल में हाई अलर्ट लग जाता है। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ लगातार घायलों को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी दौरान शुरुआती जानकारी और इंसिडेंट के तरीकों को देखकर अथॉरिटीज के मन में एक शक पैदा होने लगता है कि शायद ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है। इसी तरह जीरो हार का यह फेज जहां कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ बदल दिया, वहीं से इन्वेस्टिगेशन और रिस्पॉन्स का एक नया दौर शुरू होता है। ब्लास्ट के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस पूरे एरिया को सिक्योर कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। रेड फोर्ट के आसपास का पूरा हिस्सा कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है ताकि कोई भी एविडेंस डिस्टर्ब ना हो सके। साथ ही साथ नियर बाय सीसीटीवी कैमरास की भी फुटेजेस कलेक्ट की जाती हैं और हर छोटी मूवमेंट को ध्यान से चेक किया जाता है। इनिशियल ब्रीफिंग में पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा बताते हैं कि एक सफेद Hyundai i20 धीरे से सिग्नल पर रुकती है और उसी वक्त उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है। साथ ही कुछ शुरुआती इनपुट्स यह भी दिखाते हैं कि गाड़ी के अंदर एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। जैसे जैसे फोरेंसिक टीम साइट से सैंपल्स उठाकर उनकी जांच करती है, वैसे वैसे पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट जैसे पावरफुल एक्सप्लोसिव्स का यूज हुआ था और उसके साथ कुछ और चीजें भी मिली जो आग को और तेज कर सकती थी। इस फाइंडिंग के बाद इन्वेस्टिगेशन एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब यह लगने लगता है कि यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं बल्कि पहले से प्लान किया गया अटैक हो सकता है। इसी बीच सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए सेंट्रल एजेंसीज भी एक्टिव हो जाती हैं। दिल्ली में हुई इस घटना से पूरे देश में कंसर्न बढ़ने लगता है और सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल उठने लगते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे हो गया और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, फोकस धीरे धीरे गाड़ी के ट्रेल पर शिफ्ट होता है। यह Hyundai i20 हरियाणा से रजिस्टर निकलती है। इसके बाद एजेंसीज इसकी मूवमेंट को पीछे की तरफ ट्रैक करना शुरू करती हैं। डेटा और सर्विलेंस की मदद से इस गाड़ी को फरीदाबाद तक ट्रेस किया जाता है, जहां से इसके कनेक्शंस और ओरिजिन को समझने की कोशिश चल रही होती है। यह वही स्टेज था जहां छोटे छोटे क्लूज एक बड़े नेटवर्क की तरह काम करने लगते हैं और इन्वेस्टिगेशन अब सिर्फ एक ब्लास्ट तक सीमित नहीं रहती बल्कि उसके पीछे छुपे पूरे प्लान को समझने की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे फुटेजेस और डिटेल्स जोड़ी जाती हैं, एक और जरूरी बात सामने आती है। यह गाड़ी सीधा रूट फॉलो नहीं कर रही थी बल्कि कई घंटों तक अलग अलग रास्तों पर घूमती रही। कभी ट्रैफिक में धीरे धीरे चलती तो कभी बीच में रुक जाती। इन्वेस्टिगेशंस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे यह समझ आने लगा था कि यह मूवमेंट रैंडम नहीं थी। इसी एनालिसिस के दौरान एक और इम्पोर्टेंट बात सामने आती है। ये गाड़ी कुछ ऐसे एरियाज से गुजरी थी जहां हमेशा हैवी भीड़ रहती है, जैसे सुनहरी मस्जिद के पार्क के पास से। आखिर में यह गाड़ी रेड फोर्ट के पास जाकर रुकती है, वही जगह जहां ब्लास्ट होता है। एजेंसीज के लिए यह पॉइंट काफी क्रिटिकल था, क्योंकि यह लोकेशन किसी इत्तेफाक जैसी नहीं लग रही थी। हैवी क्राउड और हाई विजिबिलिटी दोनों मिलते हैं, जो इसे एक स्ट्रेटेजिक टारगेट बना देते हैं। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटर्स यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि रेड फोर्ट सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं बल्कि
बल्कि देश की पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी का एक स्ट्रॉन्ग सिंबल है। यहाँ हर साल इंडिपेंडेंस डे पर बड़े लेवल पर समारोह होता है जहाँ से देश को एड्रेस किया जाता है। इसी वजह से इस जगह का चुनाव इन्वेस्टिगेशन को और गहरा बना देता है। इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी देश का नाम सीधे तौर पर ऑफिशियली लिंक नहीं करती। ऑफिशियल स्टेटमेंट में बस इतना कहा जाता है कि जांच अभी चल रही है और बिना पूरी तस्वीर क्लियर हुए किसी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना सही नहीं होगा। ऐसे सेंसिटिव केसेस में हर डिटेल को वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी कोई क्लियर स्टेटमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम सामने नहीं आता। दोनों तरफ की इस खामोशी के बीच ग्राउंड लेवल पर सिक्योरिटी एजेंसीज और ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। हर पॉसिबल एंगल को ध्यान से रखते हुए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा होता है। इंसिडेंट के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की प्रेजेंस विजिबिलिटी बढ़ा देती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के बीच कोऑर्डिनेशन और स्ट्रांग हो जाता है। ऑपरेशन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहते बल्कि अलग अलग शहरों में एक साथ रेड्स की जाती हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कानपुर से भी कुछ सस्पेक्ट्स को डिटेन किया जाता है। उनके कॉल्स, पैसे की मूवमेंट और ट्रैवल हिस्ट्री को डिटेल में चेक किया जाने लगता है। शुरुआती फाइंडिंग्स यह दिखाती हैं कि यह प्लान अचानक नहीं बना था बल्कि जनवरी से ही इसकी तैयारी चल रही थी। जांच में यह भी पता चलता है कि मल्टीपल आईडीज यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बनाने की तैयारी हो रही थी और उनकी संख्या भी काफी ज्यादा हो सकती थी। यह बात सीधा इस तरफ इशारा करती है कि प्लान का स्केल काफी बड़ा था, लेकिन लगातार सर्विलेंस और प्रेजेंस के चलते एग्जीक्यूशन को रोक दिया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट एक और इम्पोर्टेंट बात बताती है कि जो डिवाइस यूज हुआ वो अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम नहीं कर रहा था। इसी वजह से ब्लास्ट के बाद उतना बड़ा क्रेटर या वाइड डैमेज देखने को नहीं मिला। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये डिवाइस फुली ऑप्टिमाइज होता तो नुकसान काफी ज्यादा हो सकता था। यह इन्वेस्टिगेशन का सबसे क्रूशियल फेज था जहाँ एक सिंगल एक्सीडेंट एक बड़े नेटवर्क में बदलता सामने आ रहा था और एजेंसीज के लिए चैलेंज सिर्फ इस केस को सॉल्व करना नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम को समझना था जो इसके पीछे काम कर रहा था। इस हमले का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ा जो सीधे साधे थे। किसी भी सरकार की तरफ से भी तुरंत रिस्पॉन्स आता है। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली विक्टिम्स के परिवारों के लिए फाइनेंशियल हेल्प अनाउंस करती है जिसमें मरने वालों के लिए मुआवजा और घायलों के लिए फ्री ट्रीटमेंट शामिल होता है। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पूरी मदद का भरोसा देती है, चाहे वो मेडिकल सपोर्ट हो या इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना। आज भी रेड फोर्ट वैसे ही खड़ा हुआ है, उसकी दीवारें और उसका इतिहास उतना ही मजबूत है, लेकिन नवंबर 2025 की यह घटना उसकी कहानी में एक नया चैप्टर जोड़ देती है। एक ऐसा चैप्टर जो याद दिलाता है कि आज के टाइम में भी ऐसी घटनाएं कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन सकती हैं। यह पूरी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक इंसिडेंट तक सीमित नहीं रही बल्कि इसने उसके पीछे छुपे नेटवर्क, प्लानिंग और रिस्पॉन्स सिस्टम को समझने की कोशिश की। और आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारा बनाया हुआ ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।